Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine and doing good. My dear students, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है, टाइमली आप लोगों को लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं एंड आई होप कि आप उन लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे और उनसे नॉलेज गेन कर रहे होंगे. डियर स्टूडेंट्स, these lectures are very important for your paper point of view, so hear these lectures with your total attention. आज हमारा इंग्लिश का थर्ड लेक्चर है, ठीक है, और इस थर्ड लेक्चर में हमने कैन, कुड, मे और माइट के बारे में पढ़ना है. कैन, कुड, मे और माइट के बारे में, ठीक है. तो आप लोग अपने पेन पेपर्स रेडी कर लें, अपनी बुक खोल लें, क्योंकि इन 4 वर्ब्स को आलमोस्ट आपके पेपर के या आपके बुक के 3 चैप्टर्स कवर करते हैं. मीन्स के चैप्टर नंबर 26, चैप्टर नंबर 29 एंड 30th चैप्टर जो है वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. तो इस वजह से आप लोगों के लिए नेसेसरी है कि अपनी बुक को अपने सामने रखें, अपने पेन, पॉइंटर्स और नोटबुक्स को रेडी कर लें, क्योंकि साथ साथ लेक्चर जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसे समझ नहीं आएगा. डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. हमने क्लास में काफ़ी टेंसेस के बारे में पढ़ा. 12 टेंसेस का पोर्शन हमने एक्टिव वॉइस का कवर कर लिया. उनमें हमने एक चीज़ जो देखी वो क्या थी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसी वर्ब के साथ मिलके एक सेंटेंस को जनरेट करता है, ठीक है. नेक्स्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा कि कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब किसी दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ मिलके एक नई किस्म का टेंस जनरेट कर लेता है. तो इस तरह से वो एक पूरी टोटल चेन जनरेट हो जाती है, जो कि एक फैमिली भी आप कह सकते हैं कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब्स की एक फैमिली मिल जाती है और वो एक ख़ानदान बना लेती है, ठीक है. अब जो इज़, एम, आर, हैज़, हैव, वाज, वर, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स जब हमने टेंसेस में इस्तेमाल किए तो उसके साथ हमने पढ़ा कि उनका नाम क्या है. उनको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, ठीक है. और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनको मैं क्लास में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के नाम से पुकारती थी, वो सारी की सारी क्या हैं, उनका फैमिली नेम क्या हो गया, वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हो गई. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ना है कैन, कुड, मे और माइट के बारे में, तो ये भी एक फैमिली के 4 पर्सन हैं. और हमें सबसे पहले पता क्या होना चाहिए कि इस फैमिली का नाम क्या है, ठीक है. जब तक हमें फैमिली का नाम नहीं पता चलेगा उस टाइम तक हम उन फैमिली मेम्बर्स के बारे में उतना डीपली इंफॉर्मेशन नहीं ले सकेंगे और हम उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं रख सकेंगे. तो इनकी फैमिली का जो नाम है वो है मॉडल वर्ब्स, ठीक है. जैसे कि इनकी हमने इनको एक फैमिली बनाया और उस फैमिली को नाम हमने क्या दे दिया, मॉडल वर्ब्स का. अब हमें इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि वो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं. वो मॉडल वर्ब्स एन एक्सिलरी वर्ब दैट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी, ठीक है. ऐसे वर्ब्स जो कि नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत, हाजत जिसको हम कहते हैं, और पॉसिबिलिटी मीन्स इम्कान, यानी कि वो वाले वर्ड जो किसी भी काम में, किसी भी बात में नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी को शो करते हैं. दिस वर्ड्स आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स, ठीक है. उनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं. मॉडल वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में 9 मॉडल वर्ब्स कंसीडर होते हैं, जैसे कि मस्ट, शैल, विल, कुड, शुड, कैन, मे एंड माइट, ठीक है. ये टोटल 9 मॉडल वर्ब्स हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में इन 9 वर्ड्स के लिए एक फैमिली का नाम दिया गया है जिसको हम मॉडल वर्ब्स का नाम कहते हैं. अब इन सब के सब मॉडल वर्ब्स का यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन ये यूज़ होंगे वहाँ पर ही, उसी जगह पर ही जहाँ पर नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि ज़रूरत की बात की जाती है या फिर पॉसिबिलिटी यानी इम्कान की बात की जाती है. तो ये टोटल 9 हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम जस्ट
4 को कवर करेंगे, 4 मॉडल वर्ब्स को कवर करेंगे। और वो 4 मॉडल वर्ब्स कौन से हैं? कैन, कुड, मे एंड माइट। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग जो हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में कवर करेंगे। एक लेक्चर में इन 4 को ही हम कवर करेंगे। तो अब हम जो अपना सबसे पहला मॉडल वर्ब है उसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ यूज़ ऑफ कैन एंड एबल टू। अब एबल टू इसके साथ इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि एबल टू भी सम टाइम कैन की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इस वजह से कैन के साथ एबल टू को मेंशन करना ज़रूरी होता है कि एबल टू भी सम टाइम हमें कैन के मानी दे देता है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। वो यूज़ कैन टू से दैट समथिंग इज़ पॉसिबल और अलाउड। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है या फिर इजाज़त की बात होती है तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं, और या दैट समबडी हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग। अब एबल टू कहाँ पर यूज़ होगा? जहाँ पर एबिलिटी की बात होगी, जहाँ पर किसी इंसान के अंदर पाए जाने वाली एबिलिटी की बात होगी। तो हम 2 किस्म के सेंटेंसेस अपनी लाइफ में बोलते हैं। ठीक है, जैसे तुम ये काम कर सकते हो, या फिर सेकंड टाइम क्या तुम इस काबिल हो कि तुम ये काम कर सको। ठीक है, ये 2 किस्म की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। अब एक किस्म की सिचुएशन, तुम ये काम कर सकते हो, यू कैन डू इट, कहते हैं हम यू कैन डू इट। अब तुम ये काम करने के काबिल हो, आर यू एबल टू डू दिस। ठीक है, ये 2 किस्म की सेंटेंसेस होते हैं। दोनों के आखिर में सिचुएशन पॉसिबिलिटी की ही आती है। ठीक है, लेकिन अब दोनों का यूज़ इस किस्म से हम इस तरह से करेंगे कि एक को ट्रांसलेट करते हुए हम कैन का यूज़ करेंगे और दूसरे को ट्रांसलेट करते हुए हम एबल का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इंसान की एबिलिटी की बात की जाती है। अब जैसे कि टेंसेस की भी उर्दू में मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताती थी क्लास में, तो इस तरह से मैं इन वर्ब्स के यूज़ की भी पहले उर्दू में आइडेंटिफिकेशन आपको बताऊंगी। अब कैन को हम उर्दू के फ़िक्रे में सब्जेक्ट की ताकत या अहमियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट की ताकत या अहमियत, ताकत से मुराद वो वाली ताकत नहीं कि वो लड़ाई कर सकता है तो भाई उसमें बड़ी ताकत है, ऐसे नहीं। ताकत से मुराद क्या है कि उसके अंदर एबिलिटी का होना, यानी कि वो ये काम कर सकता है या वो ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये ताकत है। जिन फ़िक्रात में, अब जैसे हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा तो इनडेफिनेट का मैंने आपको बताया था कि उसकी पहचान क्या है, ता, ती, ते। तो जब इनडेफिनेट प्रेजेंट के साथ लग जाएगा तो ता है, ती है, ते है बन जाएगा। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम कैन का इस्तेमाल करेंगे तो कैन या कुड या मे, माइट, इन चारों सेंटेंसेस की भी एक पहचान है उर्दू में। इस किस्म के सेंटेंसेस के आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं वगैरह आता है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है सकना, तुम ये काम कर सकोगे या तुम ये काम कर सकते हो या तुम ये काम नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी है। 2 किस्म की सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं। तो हर वो जुमला जिसके आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं वगैरह आता है, वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक पत्थर पड़ा है तो मैं उसको कहूँगी कि मैं ये पत्थर उठा सकती हूँ। ठीक है, मैं ये पत्थर उठा सकती हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो कैन की जगह पे हम प्रोनंसिएशन में इसको कैंट भी बोल सकते हैं, आई कैंट या ही कैंट। ठीक है, कैन नॉट भी बोलेंगे तो भी गलत कंसीडर तो नहीं किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फोकस हमें अपनी प्रोनंसिएशन पर भी करना चाहिए। तो हम ही कैंट सॉल्व दिस सम्स, यानी कि वो ये सवाल हल नहीं कर सकता। क्लियर हो गया जी। अब कैन का यूज़, कैन हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जिन जुमलों के आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं वगैरह आता है, उनको ट्रांसलेट करते हुए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी एबल टू की तरफ।
कि एबल टू हम किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे। तो एबल टू वी कैन से दैट समबडी इज एबल टू डू समथिंग, जैसे कि कोई इंसान कोई काम करने के काबिल है, बट कैन इज मोर यूजुअल, यानी कि कैन जो है वो ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग बोलते हुए स्पीकिंग में चंद एक ऐसे जो जनरल बातें होती हैं उन पर इतना फोकस नहीं भी करते बोलते हुए, जैसे कि वो उसने खुद ही हमें डेफिनेशन में ही बता दिया है कि हम कोई बंदा जिसके अंदर एबिलिटी होती है हम उसको भी कैन के साथ ही बात कर देते हैं और हम उसकी एबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। अब एबल टू जो है अगर आप देखें तो ये काफ़ी ऐसा वर्ड है जो फोकस कर रहा है, उसकी एबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। कैन तो सिंपल सा हम बोल देते हैं, जब आप एबल टू का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो क्या बताता है कि अगले बंदे के अंदर वाकई ही में इतनी कैपेबिलिटी पाई जाती है, इतनी एबिलिटी पाई जाती है कि वो ये काम करने के एबल है, ठीक है। जबकि कैन जो है वो यूजुअली हम बोल देते हैं जी हाँ ही कैन डू दिस, ही कैन पिक दिस अप, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल हम देखते हैं, वी आर एबल टू सी द लेक फ्रॉम आवर होटल, हम होटल से लेक देखने के काबिल हैं। अब अगर इस सेंटेंस में इस जगह पे हम एबल टू की जगह पे कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी क्वाइट राइट ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, उसमें गलती नहीं होगी। लेकिन एबल टू जब आपने ज़्यादा फोकस करना होता है किसी इंसान के अंदर की एबिलिटी पर तब हम यूज़ करते हैं। जब आपने फोकस को हाईलाइट करना है ना, एबिलिटी को हाईलाइट करना है, तब आपने एबल का वर्ड यूज़ करना है। वैसे तो एबिलिटी हर किसी के अंदर पाई ही जाती है, तो फिर आप उस सेंटेंसेस को जर्नल कैन के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जी यूज़ ऑफ कुड। अब कुड जो है वो कैन प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया है कि जिन जुमलों के आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं वगैरह आता है, तो वो सेंटेंसेस जिनके आखिर में सकता था, सकती थी, सकते थे वगैरह आएंगे, उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते हुए हम कुड या फिर वाज एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। समटाइम्स कुड इज़ पास्ट ऑफ कैन, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में कैन इस्तेमाल होता है और पास्ट के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज कुड स्पेशली विद हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, फील, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, ठीक है, यानी कि सेंसेस जो होती है ना हमारी 5 सेंसेस, सेंस ऑफ सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग, इन सेंसेस के साथ हम मोस्ट ऑफ द टाइम कुड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर रिमेंबर कुछ याद करना हो, या फिर अंडरस्टैंड कुछ समझना हो। इस किस्म की सिचुएशंस या इस किस्म के सेंटेंसेस में हम मोस्ट ऑफ द टाइम कुड का इस्तेमाल ही करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, आई कुड सी द वैली, ठीक है, मैं वैली देख सकता था या मैं वैली देख सकती थी। आई कुड स्मेल द गैस, मैं गैस को स्मेल कर सकता था, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हुए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। वी आल्सो यूज कुड टू से दैट समबॉडी हैड द जनरल एबिलिटी और परमिशन टू डू समथिंग। जब किसी इंसान के अंदर जनरल एबिलिटी पाई जाती है, कोई स्पेशल नहीं, जब हम किसी की जनरल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो तब भी हम कुड का इस्तेमाल ही करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वी आर टोटली फ्री, हम मुकम्मल तौर पर फारिग थे। वी कुड डू वट वी वॉन्टेड, अब वॉन्टेड आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस शो कर रहा है, तो हम वो कर सकते थे जो हम करना चाहते थे। क्लियर है जी। कैन का इस्तेमाल हमने प्रेजेंट टेंस में करना है, सकता है, सकती है, सकते हैं के साथ। कुड का इस्तेमाल हमने पास्ट टेंस में करना है, सकता था, सकती थी और सकते थे के साथ। अब वाज एबल टू की तरफ आते हैं। वी यूज़ कुड फॉर द जनरल एबिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि जब जनरल एबिलिटी की बात होती है तो तब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, और जब जो है वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की बात की जाती है
तो तब हम क्या करेंगे, हम वॉज एबल टू का इस्तेमाल करेंगे, और मैनेज टू, एबल टू और मैनेज टू दोनों सेम सिचुएशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी बात वही आ जाती है कि जब आपने फोकस करना होगा किसी इंसान के अंदर पाई जाने वाली एबिलिटी के ऊपर ख़ास करके, तब आप एबल टू को यूज़ करेंगे। अगर जर्नल आपने बात करनी है तो तब आप कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव में कुड नॉट को कुडंट प्रोनाउंस किया जाता है, कुडंट। कैन को कैंट और कुड नॉट को कुडेंट, ठीक है। और ये पॉसिबल सिचुएशंस में, जहाँ पर जर्नल सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर स्पेसिफिक सिचुएशन होती हैं वहाँ पर हम एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, कैन, कुड, यू, और आगे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क शोज द क्वेश्चन, इंट्रोगेटिविटी। जब आपने क्वेश्चन पूछना होता है तो तब आप कैन और कुड का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, आस्किंग पीपल टू डू समथिंग, आस्किंग पीपल टू डू समथिंग और रिक्वेस्ट, ठीक है। जब आपने रिक्वेस्ट करनी होगी या लोगों को कुछ करने के बारे में कुछ कहना होगा तो तब आप किस का इस्तेमाल करेंगे, तब आप कैन या कुड को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगा के क्वेश्चन की फॉर्म में आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, ठीक है। तो प्रोनाउंस करते हुए भी इस चीज़ पर बहुत आप गौर किया करें, फोकस किया करें कि अगर सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे, तो उसमें प्रोनाउंस करते हुए अपना लहजा और अपना पिच और अपना टोन ऐसा रखा करें कि बस लाइट सी बात हो, सिंपल सी बात हो, हल्की सी बात हो। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप ये देखें ना कि उर्दू की जगह पे जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज और उसके अलावा हमारा जो पिच और टोन है वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना हाई होना चाहिए क्वेश्चन पूछते हुए कि अगले बंदे को वाकई ही में महसूस हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब ये बात है ना, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, हैं, एक ये बात आ गई। अब आपको कोई पता नहीं चला कि मैं ये क्या कह रही हूँ, मैंने इतने धीमे से कह दिया, आपने मेरी बात को वैसे ही लाइट ले लिया है। अब इसी बात को अगर मैं इस तरह बोलती हूँ, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, ठीक है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन डेवलप करनी है कि वाकई ही में अगला बंदा आपकी बात को वेटेज दे, आपकी इस सिचुएशन को, आपके जेस्चर्स को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को वो पहचाने कि आप बात क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से जी कैन का जो यूज़ है जब हम स्टार्ट में करेंगे, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो वो ऑटोमेटिकली इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या आप मेरे लिए, या क्या आप कुछ लम्हे इंतज़ार कर सकते हैं। ऑफरिंग टू डू समथिंग, टू ऑफर टू डू समथिंग वी यूज़ कैन, यानी कि जब हमने किसी को कुछ ऑफ़र करना होता है, कोई पेशकश करनी होती है, तब भी हम कैन को इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से, कैन आई गेट यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, यानी कि क्या मैं आपको एक कप कॉफ़ी पिला सकता हूँ। दैट वुड बी नाइस, हाँ ये बहुत अच्छा होगा। क्लियर है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नो इट्स ऑल राइट आई कैन मैनेज, नहीं आप मेरी मदद ना करें, मैं मैनेज कर लूँगी। तो इस किस्म की सिचुएशन में भी हमने जो है वो कैन का इस्तेमाल करना होता है। जब हम किसी को कोई पेशकश कर रहे होते हैं, कुछ ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो उन सेंटेंसेस के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। मे एंड माइट, माइट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हमारे पास मे का इस्तेमाल इम्कान, इजाज़त, दुआ या बद्दुआ, किसी भी किस्म या किसी भी काम का कोई मकसद या असर ज़ाहिर करना हो। इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें कि जब हमने इम्कान, इजाज़त, दुआ, बद्दुआ या किसी काम का मकसद या असर ज़ाहिर करना होता है, तो उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या उन सेंटेंसेस को हमने जिस कैटेगरी में लेकर जाना होता है, वहाँ पर जो वर्ब यूज़ होता है वो मोडेल वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। मे का इस्तेमाल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ
शायद मैं इसकी मदद कर सकूं, एक इम्कान है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आई मे हेल्प हिम, क्या मैं इसकी मदद कर सकूं। उसके बाद शायद आज बारिश हो, एक इम्कान है, एक पॉसिबिलिटी है। इट मे रेन टुडे। क्लियर। उसके बाद इजाज़त। इजाज़त जब आपने परमिशन लेनी होती है, आप लोग क्लासरूम में आने से पहले भी कहते हैं मैम मे आई कम इन, कहते हैं, ठीक है। क्या मैं आपकी मदद कर दूं, मे आई हेल्प यू, ऐसे ये तो जनरल से सेंटेंसेस हैं। तो इनका मतलब क्या होता है कि आप इजाज़त ले रहे हैं। अब इजाज़त लेने में आपके पास ज़्यादा इम्कान होता है कि इजाज़त मिल जाएगी, तब आप मे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक जनरल सी बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, कैन, मे, कैन, कुड, मे, माइट। अब कैन का इस्तेमाल भी प्रेजेंट में होता है, मे का इस्तेमाल भी प्रेजेंट में होता है और माइट का इस्तेमाल भी प्रेजेंट में होता है, ठीक है। अब हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि हमने कब कैन इस्तेमाल करना है, कब मे इस्तेमाल करना है और कब माइट इस्तेमाल करना है। बच्चों, डिफरेंस इसमें ये है कि जब भी पॉसिबिलिटी की बात आती है ना, पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो पॉसिबिलिटी के आगे इम्कान दो होते हैं, या तो जवाब हाँ में आएगा या फिर जवाब ना में आएगा। इम्कान है ना, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ पूछते हैं तो आंसर दो तरह की बातों में आ सकता है, या हाँ में आ सकता है या ना में आ सकता है, ठीक है। तो कैन का इस्तेमाल हम उस जगह पर करेंगे जहाँ पर हमें इम्कान होगा कि 50-50% चांसेस हैं। 50% चांसेस हैं कि हाँ भी हो सकती है और 50% चांसेस है कि ना भी हो सकती है। तो कैन का इस्तेमाल हम उस किस्म के फ़िक्रों में करेंगे, ठीक है। मे का इस्तेमाल हम उस फ़िक्रों में करेंगे, उस किस्म के फ़िक्रों में मे का इस्तेमाल हम करेंगे जहाँ पर हमें काम हो जाने की पॉसिबिलिटी 80% होगी और काम ना होने की पॉसिबिलिटी 20% होगी। यानी कि यस के चांसेस ज़्यादा हैं और नो के चांसेस कम हैं। उन जगहों पर हम मे का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आ जाती है माइट की तरफ। तो माइट जो होता है वो यूज़ शक व शुबा के लिए होता है, ठीक है। वो तो नेक्स्ट अभी हम जब पढ़ते हैं तो उसमें मैं आपको क्लियर बताऊंगी। शक व शुबा के लिए माइट का इस्तेमाल होता है जिसमें हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाती है कि ना होने के चांसेस 80% और हाँ होने के चांसेस 20%। यानी कि शक है, शक की अहमियत ज़्यादा है वहाँ पर। तो शक हमेशा जहाँ पर होता है वहाँ पर चांसेस ख़राब होने के ज़रा चांस ज़्यादा होते हैं। क्लियर हो गया। 50-50% चांसेस मीन्स कैन, 80% yes, 20% no means may, 80% means no and 20% mean yes means might। तो हम मे का इस्तेमाल पढ़ रहे थे। मे में पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई, परमिशन भी आपको बताई। अब प्रेयर या विश यानी कि दुआ के लिए किस तरह हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए, मे ही सक्सीड, ठीक है, मे ही सक्सीड। खुदा करे तुम खुशहाल रहो, मे यू प्रॉस्पर। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आप दुआ देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो मे का वर्ड इस्तेमाल करें, मॉडल वर्ब जो है वो मे इस्तेमाल करें। मकसद या असर यानी कि इफ़ेक्ट जिसको हम कहते हैं उसके लिए भी मे का वर्ड यूज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, वो मेहनत करता है ताकि कामयाब हो जाए, ठीक है जी। तो इस किस्म के सारे सेंटेंसेस जहाँ पर पॉसिबिलिटी, परमिशन, प्रेयर, विश या इफ़ेक्ट के वर्ड्स आ जाते हैं वहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक सिचुएशन दी है। एग्जाम्पल, वी आर लुकिंग फॉर अली, nobody is sure that he is, but you get some suggestion, where is Ali? यानी कि आप अली को ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है, ना ही किसी को पता है। तो अब आप लोगों से सजेशन मांग रहे हैं,
आप लोगों से सजेशन मांग रहे हैं, वेयर इज़ अली, तो कोई कह रहा है ही मे बी इन हिज ऑफिस, हो सकता है वो अपने ऑफिस में हो। ही माइट बी हैविंग लंच, हो सकता है वो लंच ले रहा हो। आस्क सलमान माइट ही नो, सलमान से पूछो क्या पता उसे पता हो। ठीक है, शक्को शुबा है ना, दो जगहों पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वो शक में बात की जा रही है, और पहले जहाँ पर मे बी का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, इम्कान यानी कि एक बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही दे रहा है कि देखो क्या पता वो ऑफिस में हो। दूसरा कह रहा है कि ये भी हो सकता है कि वो लंच ले रहा हो। अब तीसरा तो बिल्कुल ही शक में कहता है कि सलमान से पूछो क्या पता उसे पता हो। ठीक है, तो इस किस्म की सिचुएशन, इस किस्म की जो कंडीशंस आ जाती हैं वहाँ पर आपने मे और माइट का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वी यूज़ मे और माइट टू से दैट समथिंग इज़ पॉसिबल। यूजुअल वी कैन यूज़ मे और माइट सो वी कैन से इट मे बी ट्रू और इट माइट बी ट्रू, यानी कि मे और माइट के इस्तेमाल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। दोनों को हम साइमल्टेनियसली इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक सिचुएशन आ जाती है ना कि इट मे बी ट्रू, कि हो सकता है ये सच है, और इट माइट बी ट्रू, कि हो सकता है, मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई ना। अब सच जो है, अगर आपको चांसेस लग रहे हैं कि सच साबित हो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं तो आप मे का इस्तेमाल कर लें। जहाँ पर आपको लग रहा है कि सच साबित होने के चांसेस कम है वहाँ पर आप माइट का इस्तेमाल कर लें। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ मे माइट एंड माइट नॉट, मे नॉट एंड माइट नॉट आर माइंट। ठीक है, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज माइंट। इट्स बेटर इफ यू प्रोनाउंस वंस माइंट। इट मे बी ट्रू, परहैप्स इट इजंट ट्रू। परहैप्स यानी कि शायद ये सच नहीं है। वही बात आ गई कि सच साबित होने के चांसेस कम हैं और झूठ ज़्यादा है, शको शुबा है, इस वजह से माइट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा मे और माइट की ही इलेबरेशन के लिए कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। वी यूज़ ओनली माइट नॉट मे व्हेन द सिचुएशन इज़ नॉट रियल। ठीक है, जब सिचुएशन रियल नहीं होती, झूठी होती है, या फिर आधा सच और आधी जो है वो झूठ होती है, तो उस किस्म के सेंटेंसेस के लिए हम माइट का वर्ड यूज़ करेंगे जहाँ पर शक ज़्यादा होता है। अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इफ़ दे पेड मी बेटर आई माइट वर्क हार्डर, नॉट आई मे वर्क। अगर वो मुझे ज़्यादा तनख्वाह देते तो मैं ज़्यादा मेहनत करता। द सिचुएशन हेयर इज़ नॉट रियल बिकॉज दे डू नॉट पे मी वेल, सो आई एम नॉट गोइंग टू वर्क हार्डर। वो कहते हैं कि सिचुएशन यहाँ पे ये है कि क्योंकि वो मुझे अच्छा पे नहीं करते, इस वजह से मैं मेहनत नहीं करता। जब वो मुझे अच्छा पे करेंगे तब मैं मेहनत करूँगा। अब बात शक में इस तरह से आ जाती है कि क्या पता वो पे अच्छा करें या ना करें। ठीक है ना। सो वी यूज़ मे माइट बी ING फॉर पॉसिबल प्लान्स। जब हमने प्लानिंग करनी होती है किसी भी काम के बारे में, तो वहाँ पर भी हम मे और माइट का यूज़ करते हैं ING के साथ। ठीक है, जिसको कॉन्टीन्यूअस फॉर्म कहा जाता है। आई माइट बी गोइंग और मे बी गोइंग टू आयरलैंड सून। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जब श्योरिटी की बात है ना, देखिए दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। एक बात श्योरिटी की है कि हाँ वाकई ही में मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू आयरलैंड इन जुलाई, यानी कि बंदे का वीज़ा शीज़ा लगा हुआ है, उसने आयरलैंड में जाना है, तो वो जुलाई में उसकी डेट आ गई है, सीट कंफर्म है, तो वो इस बात जब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेगा तो वो ये कहेगा आई एम गोइंग टू आयरलैंड इन जुलाई। ठीक है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी की बात आ जाती है, यानी कि पॉसिबिलिटी कम है और नॉन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आई माइट बी गोइंग और मे बी गोइंग टू आयरलैंड सून। ठीक है, यानी कि मैं जल्द ही वहाँ पर जाऊँगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस लेक्चर, फॉर पेइंग अटेंशन, and I am quite sure that you would be more able to use perfectly these modal verbs. So thank you so much.